ओके, बिगिन करते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने डिटरमिनेंट ब्रेक करना आप लोगों को सिखा दिया था, बता दिया था। आज क्या कि इसके आगे कुछ एक दो और डेफिनेशन है, उनको देखते हैं थोड़ा सा। उन सारे की लिस्ट में सबसे पहला है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। डेफिनेशन में देता हूँ एक एक करके। माइनर माइनर में देखो, इफ determinant E is any determinant whose order is greater than or equal to 2। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट इज एनी डिटरमिनेंट whose order is greater than equal to 2, then minor of the element minor of the element a I j of it is given by the new determinant obtained by eliminating the rows and columns of Aij. It is given by Mij। अब ये ऐसे डेफिनेशन वाइज बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लो, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पढ़ना हो जाए तो बताना एक बार मेरे को। हुआ पढ़ना? हाँ सर। एग्जांपल, सपोज करो कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू कुछ यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है। मान लो कि सिंपली लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इस सिचुएशन में मान लो कि माइनर चाहिए 2 3 पोजीशन का, माइनर चाहिए 2 3 पोजीशन का। तो 2 3 पोजीशन का माइनर का मतलब हो जाएगा कि पहले आप 2 3 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ वो देखो, आंसर इसके 6 लिखा हुआ, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। और जो ये पोजीशन है, उस पोजीशन का जो भी रो है और उसका जो भी कॉलम है, उस कॉलम को आप हटा दो, उस रो को आप हटा दो, तो आप देखोगे कि और कुछ एलिमेंट्स बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर बचा हुआ है 1 2 7 8। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को हम लोग बोलेंगे माइनर ऑफ दैट पोजीशन, यानी कि माइनर ऑफ 2 3। मैं अगर यहाँ पर 2 3 का माइनर लिखूं तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट 1 2 7 8। सिंप्लीफाई करने पे इट वुड बी 1 into 8 minus 7 into 2, which is equal to 8 minus 14, that is equal to minus 6।
रिस्पॉन्ड करो एक बार सब लोग, आया समझ नहीं आया समझ? समझ गए। हाँ सर। मतलब ये डेफिनेशन बेमतलब का थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, बड़ा इसलिए दिया हुआ है कि ताकि कुछ कंडीशंस को अपन यहीं पर शुरुआत में ही डिफाइन कर सके। मैं भी बताऊंगा कि कैसे कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट लोग को इसके अंदर में, ठीक है। बाकी ओवरऑल डेफिनेशन एग्जांपल के साथ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताओ मेरे को। हाँ सर क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखना कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे whose ऑर्डर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब सपोज करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो अपन ने 3/3 के ऑर्डर का लिया था। एक मान लो कि मैं एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ऐसा कुछ होता है 2 4 3 5 ऐसा होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को माइनर बताओ 1 2 पोजीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 ये गया, सिंगल ये गया, एलिमेंट बचेगा, सिंगल एलिमेंट बचेगा और डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑब्वियसली 3 का अगर डिटरमिनेंट मैं निकालूंगा सिर्फ 3 का तो 3 ही आएगा। लास्ट टाइम पे 1 into 1 का डिटरमिनेंट ब्रेक करना सीखा था हम लोगों ने, बोलो आया समझ नहीं आया समझ? ओके, यहाँ पे सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि माइनर ऑफ मेरे को चाहिए बेटा 2 1, तो क्या बोलोगे? 4 ये गया 4 बोल दो, वेरी गुड, करेक्ट है, पूरा राइट आंसर। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस डिटरमिनेंट को हम इनिशियली देख रहे थे वो कोई 1/1 का डिटरमिनेंट हो, मानो कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 7 लिखा हुआ सर। तो इस केस में 7 का ना तो कोई माइनर एग्जिस्ट करेगा और ना ही कोई कोफैक्टर एग्जिस्ट करेगा। आया बात समझ? क्यों? क्योंकि माइनर होने के लिए, किसी भी एलिमेंट का माइनर होने के लिए जिस डिटरमिनेंट का वो एलिमेंट है उस डिटरमिनेंट का खुद का ऑर्डर या तो 2 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 2 के बराबर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद में उसका माइनर निकाल सकते करने के बाद निकाल सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या कह रहे हो? तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर 2 से बड़ा होना चाहिए, राइट? 2 into 1 वैसे मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे लॉजिक नहीं है बेटा। लॉजिक यहाँ पे ये कि शुरुआत में जब जिस डिटरमिनेंट को आप देख रहे हो जिसके अंदर में किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाहते हो तो उस डिटरमिनेंट का खुद का वैल्यू 2/2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसका वैल्यू कितना था ऑर्डर का 3/3, तो इसके सारे एलिमेंट का आप माइनर निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना था 2/2, तो इसके भी सारे एलिमेंट का माइनर आप निकाल पाओगे, इसमें भी कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ये वाला डिटरमिनेंट खुद ही है 1/1 का, तो इसमें जो एलिमेंट पड़ा हुआ है इसका माइनर नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकलने के लिए द डिटरमिनेंट टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स शुड हैव ऑर्डर एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। बट यहाँ पे 7 जिस डिटरमिनेंट को बिलोंग कर रहा है उसका ऑर्डर 2 से कम है, देयरफॉर यहाँ पे माइनर नहीं आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है। हाँ सर। ओके, एक बार फिर पढ़ के भी देख लेते हैं। If determinant A is any determinant whose order is greater than or equal to 2, the minor of the element Eij is given by the new determinant obtained by eliminating the rows and the columns of Eij itself. It is given by Mij। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। माइनर के बाद में नेक्स्ट टर्म जो अपन अभी पढ़ने का कोशिश कर रहे थे दैट वाज कोफैक्टर, ठीक है। माइनर अपन ने समझ लिया, अब हम जा रहे हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होगा? द कोफैक्टर of any element Aij is given by, समझना ध्यान से, कैपिटल ए आई जे, ये कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा कैपिटल सी आई जे, एंड दिस इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इनटू माइनर ऑफ दैट पोजीशन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट, द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, is given by these are the two symbols which can be used, capital Aij और capital Cij,
एंड द डेफिनेशन इज कि कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर इनटू -1 के पावर में i प्लस जे। क्या ये डेफिनेशन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ एकदम बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बस सोच के मेरे को बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो एक्स्ट्रा आया कोफैक्टर के केस में, इसका वैल्यू कभी कभी 1 होगा, कभी कभी -1 होगा। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हो? हाँ सर। अग्रीड। ओके, तो बेटा ये 1 कब होगा और -1 कब होगा? 1 इवन होने पे होगा और -1 ऑड होने पे होगा, सम ऑड होने पे होगा। आयोजी का। तो लास्ट क्लास आपको याद है एक अपन ने ऑड इवन का वो चार्ट बनाया था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसका मीनिंग ये है, वैसे ये जो मैं भी बता रहा हूँ दिस इज काइंड ऑफ अनऑफिशियल थिंग, ओके, समझना इसको ध्यान से, कि फॉर इवन पोजीशंस Cij इज इक्वल टू Mij, मतलब माइनर कोफैक्टर सेम होगा, एंड फॉर ऑड पोजीशंस Cij यानी कि कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर Mij। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। क्लियर है? ओके, तो जो जो अभी तक अपन ने निकाला था माइनर, उन्हीं सारे में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कोफैक्टर निकालने का। जैसे इस सिचुएशन में इफ आई आस्क यू कि कोफैक्टर ऑफ 2,3 क्या होगा, तो क्या बोलोगे? मतलब 2-3 पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा? तो इट वुड बी -1 टू द पावर 2 + 3 into minor of 2, 3, which is equal to -1 into -6। माइनर ऊपर अपन ने निकाला था, -6 आया था, फाइनली कितना हो जाएगा? 6। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, आया नहीं आया? हाँ आ गया। ओके, थोड़ा सा इस वाले सिचुएशन में भी, सेकंड वाले में, येलो वाले में है ना, उसमें बताओ मेरे को कोफैक्टर ऑफ 1, 2 क्या होगा? -1 पावर में 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1, 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? -3 -1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, फिर कोफैक्टर ऑफ 2, 1 क्या हो जाएगा? -4 -1 के पावर में 2 + 1 तो 4। 4 एक बार नहीं लिखता हूँ, चलो फिर ऐसे सिंबॉलिकली माइनर ऑफ 2, 1 लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू -1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू -4। क्लियर है नहीं क्लियर है आप लोगों को, ये बताओ मेरे को। क्लियर है सर। क्लियर। ओके, अब मैं 2 अजीबोगरीब चीज़ लिखूंगा, ठीक है, देखना उसको हम लोग वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर बोलेंगे, बाकी याद रखना हम लोग को चीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी है, थोड़ा अजीब अजीब सा है। देखो, नंबर 1, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, या फिर कॉलम भी हो सकता है, और कॉलम with its corresponding cofactors
is the value of the determinant. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा अजीब सा है बट डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी, ठीक है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम with the cofactors of any other row ब्रैकेट में या फिर कॉलम is always 0। ठीक है, अभी ये क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पहले आप लोग इसको एक बार रीड कर फिर पढ़ के देखो, और पढ़ना हो जाए तो मेरे को बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चल रहा है। हो गया क्या? हाँ सर। ओके, एक बार मैं एक ऐसी डिटरमिनेंट लेता हूँ से कैपिटल ए, डिटरमिनेंट इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, से 2 3 6 8 1 5 4 7 9। ठीक है, ये डिटरमिनेंट। एक बार इसको रो 1 से मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, बताओ तुम कैसे करेंगे? लास्ट क्लास जो समझाया था उसके हिसाब से 1 in 2 का 2 रहेगा आई फील। इस पोजीशन का साइन क्या था, प्लस या माइनस? plus यहाँ पे, और एलिमेंट क्या है वहां पर 2, फिर 2 का रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 into 9 minus 7 into 5, ये था ना, 5 हाँ 1 into 9 minus 7 into 5। ओके, फिर नेक्स्ट पोजीशन का साइन क्या था, माइनस, तो यहाँ पे एक माइनस साइन। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट क्या है, तो आंसर इज 3, तो यहाँ पर 3, और अंदर में 3 का रो गया कॉलम गया। ठीक है, तो जो बचा, क्या बचा हुआ, 8 5 4 9, उसका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ? 8 into 9 8 into 9 minus 5 4 into बोलो 5 5। ओके, नेक्स्ट पोजीशन जो है बेटा, जिससे हम लोग को खोलना है, हम लोग को तो रो 1 से खोलना है, तो जो अगला एलिमेंट है यहाँ पे, ये प्लस का पोजीशन है कि माइनस? बोलो सब लोग, बोलो प्लस। प्लस, ओके प्लस, तो ठीक है, प्लस लगा दिया यहाँ पे। एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 6 6, तो एलिमेंट लगा दिया। अब रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, 8 1 4 7, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? माइनस 1 into 4। ओके, अब मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ, थोड़ा समझना उस चीज। दिस इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 into 2 और into डिटरमिनेंट 1 5 7 9 प्लस -1 के पावर में 1 + 2
into 3 into determinant of 8549 प्लस -1 के पावर में 1 + 3 into 6 into determinant of 8147। थोड़ा फील करना है इसको, हाँ सब लोग फोकस करना, बहुत आराम से समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप ये देखो -1 के पावर में 1 + 1 करेंगे तो अल्टीमेटली तो यहाँ 1 ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ और सर। एक बार अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस लाइन और इस लाइन के बीच में दोनों लाइन सेम है वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब दीज बोथ लाइन आर सेम, बस दे आर रिटन इन अ डिफरेंट वे बट दे आर इक्विवेलेंट। एक बार वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो -1 के पावर में 1 + 1, डू यू थिंक कि 1 ही रहेगा? हाँ 2 के जगह पर 2 लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला भी। और 1 × 9 - 7 × 5 इसी का तो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्ड करिए तो ही मतलब क्या है कि मैं समझ पाऊंगा कि आया नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू बतलाइए क्या होगा? -1। वो माइनस ये रहा, ठीक है, ये 3 ये रहा, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपको लगता है कि इसी का आउटकम है, ये वाले डिटरमिनेंट का? हाँ सर। ओके, लास्टली इसका वैल्यू बताओ। 1 +1 करेक्ट, ये वाला 6। 6। ओके, और इस डिटरमिनेंट का ये आंसर यहाँ लिखा हुआ। हाँ सर। ओके, अब मैं एक लाइन और लिखना चाहूंगा, ठीक है, देखो वो क्या लाइन है। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगा, ज्यादा नहीं, 2 × एक ब्रैकेट के अंदर -1 के पावर में 1 + 1 into determinant of 1579 ब्रैकेट क्लोज, 3 into -1 के पावर में 1 + 2 into 8549 और +6 ब्रैकेट के बाहर -1 के पावर में 1 + 3 और डिटरमिनेंट ऑफ 8147। इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने जस्ट थोड़ा आगे पीछे कर दिया, 2 को आगे ले गया मैं, 3 को आगे ले गया, 6 को आगे ले गया, बाकी वही लाइन लिखा हुआ है। आर यू ऑल कंफर्टेबल? हाँ सर। अब बेटा जो मैं लिखूंगा दिस विल, समझ रहे हो, एकदम से आपको शॉक कर देगा। 2 क्या है? 2 है एलिमेंट A11, क्या कहते हो? और बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कैन यू फील कि ये कोफैक्टर ऑफ 1 पोजीशन है? यही होता था ना, इस पोजीशन का कोफैक्टर अगर चाहिए तो इसका रो छोड़ो, इसका कॉलम छोड़ो, और -1 के पावर में i + j। तो ये लिखा हुआ है कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस 3 का मतलब हो गया A1 2 इनटू ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला, कैन यू फील कि ये 1 2 पोजीशन का कोफैक्टर लिखा हुआ? देखो सिर्फ 2 ही जन हाँ बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 को ही समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर बेटा 6 के बारे में करो, आप लोग ही कमेंट करो। A13 into C13। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पिछले क्लास जो अपन ने ये जो ब्रेक करना सीखा था ना, जिससे अपन वैल्यू निकाल रहे थे, वो एक्चुअली में अननोइंगली, मैंने इतना डिटेल में उस टाइम पे बताया नहीं था, बट एक्चुअली अपन कर क्या रहे थे, अपन किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का जितना भी एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स को उनके ही करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे इनडायरेक्टली, और उन सारे को अपन ऐड कर रहे थे, और ऐसा करने पे जो नंबर निकल के आ रहा था वो मैं कह रहा था कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होगा। क्या फील आया इस चीज का? हाँ सर। हाँ सर। कभी भी हम किसी रो से ब्रेक करते हैं या किसी कॉलम से ब्रेक करते हैं तो बेसिकली हम यही करते हैं अननोइंगली कि एलिमेंट को उसके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर सबको जोड़ दो। किसी भी एक लाइन के सारे एलिमेंट्स को उनके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर सारे को एक दूसरे में जोड़ दो। यही करते हैं हम हर बार।
आया फील? नहीं आया फील? हाँ सर। आया। एक क्वेश्चन है सर, बोलो बेटा। हम लोग ने 1+1, 1+2, 1+3 उनके पोजीशंस के लिए लिया था क्या? मैं नहीं समझा सवाल आपका, फिर बताओ एक बार। जो सेकंड स्टेप है उसमें हम लोग -1⁻1+1, सेकंड वाले में 1+2, ये सब नंबर्स कौन से हाँ लेते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, ये वाला A11, A12, A13, तो आप देख रहे हो कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या था? ए आई जे का कोफैक्टर अगर चाहिए ए आई जे का, तो -1 के पावर में i+j इंटू उसका माइनर। समझ गया सर। ठीक है, हाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिस्पॉन्ड करिए, बहुत जरूरी है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। अब एक बार पढ़ के देखो, आई थिंक कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी रो का या कॉलम का सारा एलिमेंट्स ले लो, उनको उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और उन सारे को जोड़ दो। ऐसा करने पे जो मिलेगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्लियर? नॉट क्लियर? बताओ ये। क्लियर है सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अभी सेकंड वाले को समझने के लिए ना बेटा अपन एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसमें आप लोग का पार्टिसिपेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे गुमसुम रहोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आई वुड एनकरेज कि सब लोग पार्टिसिपेट करें अच्छे से। मैं करने क्या वाला हूँ थोड़ा आप लोग को मैं बता देता हूँ, और फिर मेरे को पता है कि आप लोग मेरे को हेल्प कर पाओगे। मैं ना एलिमेंट्स तो रो 1 का लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ में जो कोफैक्टर है ना वो मैं रो 2 का ले लूँ, यानी कि C21, यहाँ पे ले लेते हैं C22 और यहाँ पे ले लेते हैं C23। क्या आप लोग मेरे को अब हेल्प कर पाओगे इनका वैल्यूज बताने में? बोलो, A11 का वैल्यू बताओ पहले। 2। और जितना ज्यादा आवाज आएगा मैं उतना खुश होऊंगा। और लोग को मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। बोलो 2। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, मेरे को 2-1 पोजीशन का ना कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, इसका जनरली आइडिया ये है कि C21 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2+1 इंटू उस पोजीशन का माइनर। माइनर का मतलब हो गया उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू। अभी ये जो 2+1 है दिस इज ऑड, तो ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो जो भी माइनर निकलेगा उसका मैं नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो बेटा आ जाओ यहाँ पे, ये लाइन गया, ये लाइन गया, उसका कोफैक्टर मेरे को लेना था, तो 3 6 7 9, 3 × 9 27 और 7 × 6 42। बोलो ठीक है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो 27 - 42 कितना हो जाएगा? 15 शायद। 15। ओके, वैसे तो वो -15 आएगा, लेकिन एक इसका भी माइनस रहेगा तो +15 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सब लोग पार्टिसिपेट करना। हाँ, अभी 1-2 का बताओ, एलिमेंट क्या है? 3। ओके, और मैं 2-2 का कोफैक्टर लेना चाहता हूँ, तो मतलब इसका कोफैक्टर चाहिए, हटा दिया। 2 × 9 कितना हो गया? 18। और 4 × 6 24। 18 - 24 -6। और पोजीशन ऑड है कि इवन है? इवन। तो जो आया वही रहेगा 6। हैप्पी? -6 है सर। -6। हाँ सॉरी -6, यस -6। मतलब जो आया है माइनर का वैल्यू वही कोफैक्टर बन जाएगा, मैं वो कह रहा था। क्लियर है? नहीं है? कुछ हाँ बताओ। सर क्लियर है। क्लियर। ओके, वेरी गुड। अभी A13 का वैल्यू बताओ पहले। 6। दैट इज क्लियरली 6, यस 6। और उस पोजीशन का कोफैक्टर चाहिए, तो रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। क्या है? 8 × 7 -4 × 1, 8 × 7। का कोफैक्टर। ओ सॉरी, ठीक है, सॉरी 2 3 को फैक्टर ले रहे थे, मैं थोड़ा भटक गया।
इसका ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे। अब बताओ 2 into 7 माइनस -4 into 3 4 into 3 और ऑड पोजीशन है या इवन पोजीशन है? ऑड odd तो जो भी माइनर का वैल्यू होगा उसका साइन चेंज करना होगा। हाँ तो 14 minus 12 it is 2 2 but cofactor will be -2। क्या कहते हो? ठीक है, हाँ सर हाँ हाँ सर ओके। थोड़ा देखो तो क्या हुआ। 2 into 15 minus 18 minus 12 I think 30 minus 30 which is equal to 0। क्या? यस हाँ मतलब ये कैसा हाँ है? समझने वाला कि नहीं समझ समझने गया। वाला? समझने वाला समझने वाला। ओके, मतलब एक हाँ होता है कि ठीक है सर आ तो गया आपका समझ, हमको नहीं आया। लेकिन अरे ठीक है कि ठीक नहीं है बताओ। ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, मन भर गया ना आप लोग का? हाँ अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, कि एलिमेंट्स किसी एक रो या कॉलम का लो, कोई दिक्कत नहीं है, विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब अगर आप एलिमेंट्स रो 1 का ले रहे हो तो कोफैक्टर फिर रो 2 का ले लेना या रो 3 का ले लेना। ठीक है, और उस टाइम पे आप देखोगे कि इनका सारा करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर करके जब आप ऐड करोगे तो एवरी टाइम आंसर विल बी 0। कैन यू फील इट नाउ आफ्टर द एग्जांपल? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर ओके, तो इस पे एक्चुअली सवाल पता कैसा आएगा, ये सब तो खैर कुछ नहीं आएगा, इन सब को मैं मिटा देता हूँ। सवाल ना ऐसा आएगा, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। इसको भी काइंड ऑफ नोट जैसे अपन याद रखें। मैं देखता हूँ कि कितना लोगों को समझ में आया। A11 C11 A12 C12 A13 C13 सबका सम। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है A11 C लेकिन 21 A12 C22 A13 C23। इसका वैल्यू तो आएगा डिटर्मिनेंट ही, पर इसका वैल्यू डायरेक्टली 0। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए। हाँ हाँ सर। ओके, थोड़ा सा मैं और टेस्ट करता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया वो चीज़। ठीक है, A11 फिर A21 और फिर A31 साथ में C31 का क्या हो जाएगा, C23 दे दो, यहाँ पे C22 दे दो, और यहाँ पे C क्या दे दोगे, 12 दे दो। ये सम क्या होगा? डिटरमिनेंट 0 डिटरमिनेंट तो होगा ही नहीं। डिटरमिनेंट होने के लिए तो ऐसा सर समझो 0 होगा। ये दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने इसमें क्या करा, मैंने रो नहीं यूज किया, मैंने कॉलम यूज किया। आप ध्यान से सोचो, तो ये और ये तीनों आदमी फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर आप देख रहे हो तीनों का जे वाला पोजीशन सेम है और वो 1 है, इसीलिए फर्स्ट कॉलम हुआ। और इन तीनों में आप देखो कि जे वाला पोजीशन तो इनका भी सेम है। अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद, तो वो C32 होना चाहिए। 3 2 होना चाहिए, करेक्ट। थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इन तीनों का कॉलम तो हो गया 2 और इन तीनों का कॉलम हो गया 1, इसीलिए प्रोडक्ट का जो सम है वो होना चाहिए 0। आया प्रॉपर्टी समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर इसका हाँ बोलो। सर कोई रो का एलिमेंट्स के साथ कॉलम का कोफैक्टर होगा क्या 0? नहीं वो 0 तो आई डोंट थिंक कि होगा, और उस टाइम पे मतलब क्या है कि आंसर भी कुछ उल्टा पुल्टा आएगा। ठीक है, ठीक है तो सर। उस वाले का सवाल नहीं आएगा। सवाल आपके ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि फॉर एनी डिटरमिनेंट ऐसा कुछ बना के दे देगा, दिस इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा। उस टाइम पे डिटरमिनेंट A 0 2 3 4 कुछ वैसा हो सकता है। तो आप देख लेना कि अगर सेम रो और उसी का कोफैक्टर या एक कॉलम और उसी का सारा कोफैक्टर यूज किया हुआ है, कहने का मतलब कि एलिमेंट और कोफैक्टर अगर सेम रो या सेम कॉलम को बिलोंग करता है तब तो आंसर शुड बी डिटरमिनेंट A। और अगर एलिमेंट और कोफैक्टर अलग रो और अलग कॉलम को बिलोंग करता है तो उस टाइम पे
आंसर शुड बी 0। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ? क्लियर है क्लियर है सर। क्लियर। ओके, तो क्या क्या अपन ने देखा मैं एक बार और घुमा के दिखा देता हूँ। देखो यार, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। पिछले क्लास हमने सीखा था डिटरमिनेंट ब्रेक कैसे होता है, फिर आज मैंने देखा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, फिर उसके साथ मैंने देखा कि माइनर का और कोफैक्टर का 2 प्रॉपर्टी होता है। दोनों प्रॉपर्टी को मैंने विथ एग्जांपल समझने का ट्राई किया। अब मैं कुछ 1-2 और नया टर्म जानना चाहता हूँ। जैसे नेक्स्ट जो अपना टर्म है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इफ कैपिटल A is a square matrix such that determinant of A is equal to 0, then A is called singular matrix। ठीक है, फुल स्टॉप। और दूसरा कि if capital A is a square matrix such that determinant A not equal to 0, then capital A is called non singular मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को देखो, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? इसमें वैसे कुछ ज्यादा समझने का है नहीं। ठीक है, बताओ एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटर्मिनेंट होता है, वो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू सपोज करो कि 0 आता है, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आई थिंक ये क्लियर ही है आप लोग को। एक इस पर एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कैपिटल A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ मेरे को, 3 minus 2x, x plus 1, 2, 4 is a singular matrix. This is the question. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा आप लोग अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ। तो एक बार दूसरा दिखाइए ना। एक सेकंड दिखा रहा है। ये वाला क्वेश्चन पहले आपको मैंने अटेम्प्ट करने के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोग को ये वाला अटेम्प्ट करना है, आप लोग की स्क्रीन पे है, और इसके बाद आप लोग को एक ये अटेम्प्ट करना है। तीनों अटेम्प्ट कर लो, फिर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार फर्स्ट पहला वाला। चलो ठीक है, बिगिन करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत ही पिदी सा है। ठीक है, सोल्यूशन, अगर ए को सिंगुलर मैट्रिक्स होना है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0, विच इम्प्लीकेट्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 minus twice x plus 1, 2 और 4, इस चीज का डिटर्मिनेंट ओवरऑल होना चाहिए 0। दिस इम्प्लाइज, छोड़ोगे इसको तो इट विल बी 12 minus 8x minus 2x minus 2 is equal to 0। ठीक है,
सो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 10x इक्वल टू 10 एंड यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। सबको ये समझ में आ गया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इजी सही था। ओके अच्छा, नेक्स्ट ये वाला, इसमें भी डायरेक्टली ही ब्रेक करना है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि मैनिपुलेशन अपने को कैसे एक्सपर्ट बनना है फ्यूचर में, ठीक है, अपन टाइम वेस्ट ना करें अपना। इसको अगर तोड़ोगे तो पहले शॉर्ट में तो ये दिखाई देगा आई थिंक, AD प्लस BC का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है शायद, माइनस एक में मिलेगा BD माइनस AC और एक में मिलेगा AC माइनस BD। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि इस माइनस को ना एक किसी के अंदर घुसा दो, या तो इसके घुसा दो या इसके घुसा दो, किसी एक के, ठीक है। बोलो किस में डाल दूं? फर्स्ट पर फर्स्ट वाले, ओके। तो अब देखो कि उससे चमत्कार क्या होगा, ध्यान से देखते जाना। ये तो होल स्क्वायर है, फर्स्ट वाले के अगर अंदर डाल देंगे बेटा तो वो हो जाएगा AC माइनस BD, और बगल वाला भी AC माइनस BD। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक होल स्क्वायर का माहौल बन गया, ठीक है क्या? सब लोग एक बार थोड़ा कंफर्म करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ आया सर। इससे आ गया AC माइनस BD का, यहाँ पे भी माहौल बन गया पूरा स्क्वायर का। अभी क्या कि होल स्क्वायर खोल दो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ABCD प्लस इधर से A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD। तो यहाँ पर यू विल सी कि 2ABCD कैंसल आउट, ठीक है। और कैंसल आउट होने के बाद अपने पास में जो बचा, देखो क्या क्या बचा, A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। ओके, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा ना जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे जोड़ा ऐसे बनाते हैं कि इन दोनों का पेयर कर देते हैं और इन दोनों का पेयर कर देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ सर। हाँ मतलब मन से बोल रहे हो कि मन से नहीं बोल रहे हो? ये बोलो, बनाए कि नहीं बनाए? बना लीजिए। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सोचना कि इन दोनों में से कैन आई टेक A स्क्वायर कॉमन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या आएगा सर। बेटा अंदर, क्या आएगा फिर? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, करेक्ट। और जो बाकी बचा हुआ पेयर है उसमें से आई फील कि B स्क्वायर कॉमन, और उसमें जो भी वही आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ओवरऑल दोनों में से C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन, और क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इजी है वैसे, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट इजी है। कितने लोगों का आ गया था बताओ थोड़ा? सर आ गया। आ गया, आ गया सर। गुड गुड गुड। आ गया। जिन लोग के आया बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही मन लगा के प्रयास करते रहे हम लोग। आओ अब अगले सवाल पे चलते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें एक्चुअली अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत ही इजी दो फॉर्मूला का यूज हो रहा है। A क्यूब प्लस B क्यूब इज इक्वल टू A प्लस B टाइम्स ऑफ A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, और A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B टाइम्स ऑफ क्या? A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला का यूज होने वाला है। अभी जब इसको खोलोगे बेटा आप, इसको, इस डिटरमिनेंट को, तो आई थिंक कि पहली नजर में तो ऐसा फील होगा शायद कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। बोलो तो मैंने ठीक लिखा कि ठीक नहीं लिखा? हाँ सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। बढ़िया। तो बेटा ऊपर के उस फॉर्मूले को देख के जज करो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए।
x cube minus y cube. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, करेक्ट। माइनस इस पार्ट का क्या आंसर होना चाहिए? x cube plus x y cube plus y cube. उसका आंसर होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बहुत बढ़िया, शानदार। खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस फिर minus से y वाई क्यूब। अब इसमें अपन देखेंगे कि एक्स क्यूब कट गया और आंसर क्या है? माइनस 2y क्यूब। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया आ गया. थोड़ा आया, पूरा आया? पूरा. पूरा पक्का? हाँ सर। सर ओके ओके। तो फिर अब ठीक है, डिटरमिनेंट का बेसिक चीज अपन ने समझ लिया। एक बार मेरे को रिकॉल कराओ, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है आप लोग को? नाम सब बताओ टॉपिक का। माइनर माइनर कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर और माइनर कोफैक्टर का प्रॉपर्टीज, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नॉन ठीक है, सिंगुलर। और उसके बाद में एक दो इलस्ट्रेशन। इतना ही पढ़ाया आज तो अभी तक, ठीक है? हाँ ओके, नेक्स्ट अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है? उसमें एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, टोटल 7 या 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है? प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, मतलब स्पेशल रिजल्ट्स है, जिसको अगर अपन याद रखें तो फायदा होगा। ये कुछ इस टाइप का बात है कि जैसे मान लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है? अभी इसको तो अगर अपन चाहें तो बार बार ऐसे भी तो कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर अच्छा इसका मतलब हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर खोल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा भी हम लोग बार बार कर सकते हैं ना जिंदगी में, जितने बार इसको देखेंगे उतने बार ये वाला कर लेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं क्या हम लोग? बताओ हाँ या ना? नहीं सर, नहीं। हम क्या करते हैं नहीं कि हम सर। इसको ना डायरेक्टली ऐसे याद रख लेते हैं, बीच में ये वाला पूरा पार्ट स्किप कर देते हैं। यही करते हैं ना? हाँ ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो और बार बार हमको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिस इज अ वेरी यूजफुल रिजल्ट जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसका डायरेक्टली जो फाइनल आंसर है उसको याद रखने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट्स आप ऐसा समझो कि डिटरमिनेंट्स में भी होता है, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? और उन सारे रिजल्ट्स को, उन सारे अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पर एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे और फाइनली उनको याद रखने का ट्राई करेंगे। तो क्या आपको फील आया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स? हाँ सर। हाँ सर। तो चलो ठीक है, मैं कुछ एक दो प्रॉपर्टी आज आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ, बाकी अगले क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इसके अंदर में देखो, जो सबसे पहला अपन देखेंगे वो है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and columns, या ऐसा समझो, थोड़ा और मैं डिटेल में लिख देता हूँ, if its rows are changed to columns and columns are changed to rows, ऐसा बात। इसको दूसरे फॉर्म में आप ये भी समझ सकते हो कि दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, A transpose. ठीक है?
फील कर सकते हैं इसको, मैं कोई वैल्यू से नहीं लूंगा, एक सिंपल सा बात करते हैं अपन। सपोज करो कि मैं डिटर्मिनेंट ए को ऐसा ले लूं, ध्यान से देखना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, आप लोग बता सकते हो क्या? बताओ एक बार। A11, A21, A11 मतलब कॉलम बता दो पहले। A11, A12, okay, A13, फिर A21, A22, A23 और बोलो A31, 31, A32, A32, A33. A33। अब मैं कुछ कहने वाला हूँ, आप थोड़ा सा फील करना उस चीज को, मैं तोड़ के नहीं दिखाऊंगा, हम डायरेक्टली समझने का ट्राई करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं रो 1 के अलोंग ब्रेक करूं, उस टाइम पे जो सिचुएशन अराइज होगा, और इस डिटर्मिनेंट को मैं अगर कॉलम 1 के अलोंग ब्रेक करूं तो जो सिचुएशन अराइज होगा, डू यू थिंक कि बोथ विल बी एग्जैक्टली सेम? सोचिए। हाँ सर। यस सर। आंसर मतलब इसके अलोंग ब्रेक करेंगे, थोड़ा फील भी दिला देता हूँ, तो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। जब इसको भी करोगे तो देखो क्या होगा, ये क्या, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, सेम ही रहा। सिमिलरली जब इसके लिए करोगे तो रो गया कॉलम गया, ऐसा सिचुएशन। जब इसके लिए करोगे तो रो गया कॉलम गया, सिचुएशन सेम है। फिर इसके लिए करोगे तो रो गया कॉलम गया, और फिर जब इसके लिए करोगे तो देखो रो गया कॉलम गया, सेम ही मिलेगा आपको। फील कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अल्टीमेटली इसको ब्रेक करके जो आंसर आएगा, इसको ब्रेक करके भी वही आंसर आएगा, एंड देयरफॉर वी कैन से कि यस, both of these values will be same. Is this thing clear to everyone? Yes, sir. Sir. Yes sir. Okay, all right. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और आसान सा प्रॉपर्टी। अगला आसान सा प्रॉपर्टी है, नंबर 2, if all the elements of any row or any column are 0, then value of that determinant is 0। इसको भी फील करा सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। मैं दो ऑप्शन ले लेता हूँ। एक सपोज करो कैपिटल ए डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर में अपन फर्स्ट रो को 0 कर दे, 0 0 0, और बाकी कुछ रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, अब कुछ भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं। और एक डिटर्मिनेंट में बी ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें लेट मी टेक वन कॉलम इक्वल टू 0, से 0 0 0 1 5 7, एक सेकेंड, 1 5 7 9 21 23, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो कि अगर इसका एक पूरा लाइन 0 है ना, तो आप ऐसा मन में इमेजिन करो कि आप ना इसी के हेल्प से इसको खोल रहे हो, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से खोलें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर तो जो एक रो से आएगा वही बाकी रो से भी आना चाहिए, या आंसर जो एक कॉलम से आएगा वही बाकी कॉलम से भी आना चाहिए। तो अगर आप 0 वाले रो से या 0 वाले कॉलम से ओपन करोगे, तो कैन यू फील कि 0 इंटू इसको छोड़ा वो डिटर्मिनेंट, तो अल्टीमेटली तो वो 0 ही होगा। फिर से इसके लिए 0 इंटू रो छोड़ा कॉलम छोड़ा एक डिटर्मिनेंट, लेकिन आगे ही 0 बैठा हुआ है, तो फिर से आंसर 0 इसका भी। पर इसके लिए रो छोड़ा कॉलम छोड़ा और इंटू ये बचा हुआ एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, लेकिन उसके बाहर ही जब 0 पड़ा हुआ है, तो उसका भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा।
और सारे का जब सम करेंगे तो फाइनली 0 आएगा। क्या फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। मैं लिख के दिखाऊं कि आ गया फीलिंग अच्छे से? आ गया सर। आ गया सर। ओके, सेम हालत बेटा इसका भी होगा कि कॉलम 1 से ओपन कर लो। तो इसका थोड़ा लिख लेते हैं ना, मतलब थोड़ा अच्छे से फील हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। इसका मान लो कि अगर मैं कॉलम 1 से ब्रेक करूँ, एक्सपैंड बाई C1 कॉलम 1, तो क्या होगा? 0 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया, 5 × 23 माइनस 7 × 21, 5 × 23 माइनस 7 × 21। बट फर्क क्या पड़ता है? माइनस 0 इंटू इसका रो गया कॉलम गया, 1 × 23 7 × 9, 1 × 23 माइनस 7 × 9, और आखिरी वाले का भी वैसा ही कुछ होगा। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा जगह क्रिएट कर देता है। तो प्लस 0 इंटू फिर से रो गया कॉलम गया, 1 × 21 माइनस 5 × 1 × 21 माइनस 5 × 9। आप देखो कि सबके बाहर 0 पड़ा हुआ, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। कहने का मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी एक लाइन, पूरा का पूरा एक रो या फिर पूरा का पूरा एक कॉलम अगर 0 हुआ तो उस केस में उसका वैल्यू पक्का क्या हो जाएगा? 0। आई होप कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू rows or any two columns are identical, then the value of the determinant is 0। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इसको भी बड़े आराम से फील कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट में, मान लो कि ये एक डिटरमिनेंट है, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी भी दो लाइन का, दो रो का या फिर दो कॉलम का सारा एलिमेंट सेम होता है, ठीक है, सारा एलिमेंट सेम होता है, उस केस में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे रैंडमली कुछ भी भर लेता हूँ एक बार। मान लो कि ये है 1 2 3, ठीक है, ये है x y z, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर रहा होगा, ठीक है, x y z। फिर मान लो कि ये भी है x y z। अब आप सोचो कि एक बार अगर इसको रो 1 से आप एक्सपैंड करोगे तो बताओ जरा क्या आंसर आएगा? ट्राई करो सब लोग। YZ माइनस YZ माइनस YZ, तो सब 0 हो जाएगा। हाँ, सब 0 हो जाएगा। माइनस 2 टाइम्स ऑफ बताओ सर XZ माइनस XZ माइनस XZ। क्या फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? हाँ। और प्लस 3 टाइम्स ऑफ बोलो XY माइनस XY माइनस, एंड यू विल सी कि पहला टर्म भी 0, दूसरा टर्म भी 0, तीसरा टर्म भी 0, तो कुल मिला के आंसर इज 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई दो कॉलम भी आइडेंटिकल होता ना, मान लो कि ये दोनों आइडेंटिकल होता और यहाँ कुछ भी पड़ा हुआ होता, तो उसको भी जब आप ब्रेक करते इसके थ्रू तो आप देखते कि सारा आंसर 0 आ गया। तो इसी तरीके से दुनिया के किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कभी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हुआ, यानी कि दो रो और दो कॉलम का सारा एलिमेंट से सेम हुआ, तो उस केस में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना सॉल्व किए हम सीधा बोल सकते हैं कि इट शुड बी 0। क्या ये क्लियर हुआ सबको? थोड़ा एनर्जी दिखाओ, बताओ मेरे को। यस सर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा छुपा देता हूँ, ठीक है, लो मैंने छुपा दिया इसको। अब मेरे को जल्दी से 3 प्रॉपर्टी बताओ तो मैंने क्या क्या पढ़ा है आज? सर डिटर्मिनेंट ऑफ A will be equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। हाँ, मतलब ट्रांसपोज और मतलब कि नॉर्मल, मतलब मैं कोई भी डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो फाइनली सेम होगा, करेक्ट। दूसरा, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 है तो वैल्यू 0 रहेगा।
थोड़ा सा और बेटा स्पेसिफिकली बोलो, अच्छे से बोलो कि कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम का यदि सारा एंट्रीज 0 है तो उस डिटरमिनेंट का ओवरऑल वैल्यू 0 है। ठीक है, एक बार कोई एक स्टूडेंट रिपीट करो जो मैंने कहा, करो जल्दी से करो। सर अगर कोई भी रो और कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है तो फिर आंसर 0 होगा। डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने? कोई भी रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो आंसर 0 होगा। कोई भी रो, कोई भी दो, यस कोई भी दो वाला बात इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट या वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ये तीनों प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, तो आज की क्लास को बेटा फिर यहाँ पर स्थगित करेंगे। ठीक है, बाकी अगले क्लास में देखेंगे अब। ठीक है सर एक बार प्रॉपर्टी 1 एक बार पॉज करके रख दीजिएगा मैं सुन। हाँ सर, बाकी फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर